बदन पर मेरे कपड़े का। गुजरात की सड़कों पर दंगाइयों से बचकर भागती एक औरत हूं मैं। पछेड़ दिए जाने का मतलब समझते ना आप? जलनाम में घुसेड़ कर मेरे डंडा फहराया गया, उस पर ध्वज बख्श देने के लिए जुड़े मेरे हाथों चाटा गया, रौंदा गया मेरे आंसुओं को वीर तले। और ऐसे भी मैं हूं या कोई और? मेरी देह के खिलाफ ये दंगा सदियों से जारी है। बार और माँ एकदम शांत। माँ क्यों? आखिर क्यों? पता है, पिता छोड़कर चले गए माँ को। कब? दिन भर काम में जुटी रहने वाली अनपढ़ मगर खासी अच्छी औरत में क्या कमी थी? और क्या कमी है मुझ में? अभी पिता की कलाई पकड़ लूं तो छुड़ा भी ना पाए मुझसे, रह जाए कसमस आकर। चुभता तो पहले भी था। अरे जिसे छोड़ अंधेरे में भटकता, अकेलापन भोगती मां, जो हमारा बाप झांकता भी नहीं जिसके मन में। कैसे कहूं मां, किसी दीवार पर टंग जाए तेरे गवार बेटे का फोटो और हमारी धूल में सनी शक्ल। माँ तो भूल चुकी थी सारे रंग। हाँ, यदि तुम ना बताना चाहो तो मत बताओ। लेकिन देह से मिट जाएंगे सब खरोचों के रिश्ते। अब तुम्हें मालूम है पिता कि माँ इन दिनों उसे देखकर लगता ही नहीं कि ये औरत तुम्हारी विधवा है। कहीं आती जाती तो छीलती हुई अपनी आंखों से सड़क। अब तुम्हें वाकई नहीं मालूम है पिता कि माँ इस उम्र में भी देती है कितनी खूबसूरत दिखाई। बिल्कुल मुझ जैसी नई नई लगने लगी है। सच, इन दिनों उसे देखकर लगता ही नहीं कि ये औरत तुम्हारी विधवा है। पिता, तुम्हारे जाने के बाद कितने बरस, कितनी अकेली और कितनी उदास रही माँ। कि तुम इस तरह कैसे छोड़कर चले गए उसे? क्या तुम्हें माँ से अधिक प्यार नहीं था? बोलो, क्या तुम्हें माँ से अधिक प्यार नहीं था? क्या इस दुनिया में मेरी माँ से खूबसूरत कुछ और भी है?
ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। और समय ने तो ये खजाना तुम्हें यूं ही सौंप दिया था, फिर तुम्हें क्या हुआ जो तुम इस दूध, चंदन, शहद, फूलों के और पवित्रता के मिश्रण से बनी इस जन्नत को क्यों चले गए छोड़कर? माँ की देह का वेग, उसकी कामुक चंचलता और संसर्ग संयम के बारे में तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? क्या तुम्हें जीते जी कभी नहीं लगा कि तुम्हारे बाद कितना कठिन होगा इस नदी को पार पाना, कि तुम कितने संपन्न थे? माँ, जिसका फोटो मेरे साथ घर की बैठक में लगा है, पिता, जिसे छोड़ आया अंधेरों में भटकता। माँ, जो टोकती नहीं स्कूल जाते समय बच्चों को। इस अकेली वीरान औरत के पास, जिसे हम बूढ़ी माँ कहकर बुलाते हैं, एक एल्बम। उस औरत का दिल सीने में नहीं, संदूक में बंद एल्बम में धड़कता है। मगर जब भी एल्बम खुलती है तो वो निर्जन खुलती है। खुलता है उसका भयावह सूनापन, जिसे वो यूं ही किसी को नहीं दिखाना चाहती है, रखती है संभाल कर। पर ज्यों ही मौसम की देह दहकना शुरू होती है, माँ इन्हें निकालती है और कहती है, क्या भरोसा बिजली का। फिर एक दिन माँ की अंधेरी दुनिया में रोशनी की एक छोटी सी तीली जली, जो देखते ही देखते माँ के समय के साथ साथ उस कमरे में भी सूरज की रोशनी की तरह फैल गई, जिसकी एक दीवार फूलों से सजी तुम्हारी 22 साल पुरानी तस्वीर टंगी है। और आजकल मैं माँ को प्रेम करते ही नहीं, बल्कि अपने प्रेम को बचाते और छिपाते भी देख रही हूँ। अब देखो तो माँ मेरे सामने ऐसा अभिनय करती है जैसे मैं उसके प्रेम के बारे में कुछ जानती ही नहीं। और एक साथ इतनी आपत्तियां हमने कभी नहीं झेली। आपत्तियां ना हुई, सारी कतार में चली आती चींटियां हो गई, हमारी तरफ बढ़ती हुई एक के पीछे एक लगातार। हमें पता है कितनी ही आपत्तियां हैं तुम्हारी, लेकिन हमारे बीच एक दूसरे को लेकर कोई आपत्ति नहीं। हाँ, हम किसी गठबंधन सरकार के लाल या खाकी प्रधानमंत्री तो है नहीं जो आपत्तियों से बचने या उससे उबरने या गठबंधन को ठगने के लिए कर दें अपने इस्तीफे की घोषणा और कर लें खुद को सुरक्षित। हाँ, हम तो प्रेमी है, प्रेमी, और प्रेम से इस्तीफा नहीं दिया जा सकता। हमें इन आपत्तियों के बीच ही प्रेम करना है। इन आपत्तियों के बीच से ही चुनना है अपने लिए एकांत। इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए पीनी है किसी होटल के बाहर बिछी बेंच पर चाय। इन आपत्तियों की आंखों में धूल झोंक कर चूमना है एक दूसरे को। इन आपत्तियों को अपनी मोटरसाइकिल के पहिए के नीचे रौंदते हुए निकल जाना है कुछ देर के लिए कहीं दूर। सुरुचि, 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 वो देख तेरी बहन। बहन की कॉपी किताबों पर कई दफे रंगे हाथों पकड़ा गया प्रेमी का नाम। हालांकि वो भी अपने हर खत में उसे विश्वास दिलाता है कि पढ़ने के बाद मैंने फाड़ कर फेंक दिया तुम्हारे खत। किस तरह मिलूं तुम्हें? हाँ, या कि कुछ इस तरह मिलूं जैसे बीच राह में टूटी तुम्हारी चप्पल के लिए बहुत जरूरी पिन। लेकिन एक पकी हुई प्रेमिका की तरह मेरी बहन पर किसी की किसी बात का कोई खास असर नहीं होता, और मेरे भीतर का भाई
गल कर घर के फर्श पर टपकता रहा, क्योंकि घर में पिता के हाथों बुरी तरह पिटी बहन और सड़क पर मेरे हाथों खुलेआम पिटा प्रेमी। और क्या हुआ? 10-10 रोज तक घर में खुद से बहन को बाहर नहीं निकलने दिया। 2-2, 3-3 रोज तक बहन के हाथों ने खाना छुआ तक नहीं। मोहल्ला छोड़ देने, यहां तक कि पढ़ाई लिखाई छुड़वा देने पर भी फिर लगातार प्रेमी के प्रेम में अनार की तरह फूटती मेरी बहन और वो प्रेमी घर और मेरी दिनचर्या में होता गया शामिल। लेकिन तुम भी तो उसे... जब भी मैं बालकनी से उसकी तरफ निगाहें डालता हूँ, वो निगाहें दूसरी तरफ घुमा लेती। हालांकि मैं उसे प्रेम नहीं करता था, मैं उसे पाना चाहता था, उसकी दिल को पाना चाहता था वो। लेकिन मैंने तो उसे प्यार किया और उसे इस बात का कतई पता नहीं कि हम उसके साथ कल्पनाओं और सपनों के चिर युवा बिस्तर पर कितनी बार कर चुके हैं सहवास। दफ्तर में हम में से हर एक उसकी दुर्लभ देह को पाने की इच्छा रखता है। रात में अपनी पत्नी के सर को गोद में रखकर उसके सर में उंगलियां डालते हुए पति कहता है कि देखो ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब करने में मजा आता है। खैर छोड़ो, माना कि आज तुम दिन भर परेशान नहीं, लेकिन ये तो बताओ उसने टेलीफोन पर क्या क्या कहा? हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो सीधी दिखती है, मैं चालाक लगता हूँ। आप आते ही पूछने की कोशिश करेंगे क्यों गुरु दोनों साथ आए हो? हाँ यार, एक बात बताओ, क्या? वे शादीशुदा स्त्रियां जो होटल के कमरों, दफ्तरों के बाथरूमों और मित्रों के फ्लैटों में मिलती हैं हमसे, तुम इन दिनों जिसे प्रेम कर रही हो, तुम्हें पता है उसकी जाति क्या है? हम आपस में कैसे भी हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, नीचे, उससे आपको क्या? उसने मुझसे कम वसन झेले, मैंने ज्यादा मौसम देखे। वो बड़े वर्ग से और मैं छोटे घर से हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा। इनकी बातों का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा। खूब चाय पी जा रही है आजकल साथ साथ, हैं? देखना किसी रोज ऐसा ना हो कि चाय वाय सब धरी रह जाए, और चाय तो क्या पानी के बिना रहो। अरे मैंने उसके बैग में ऐसी बारिश को भरा जिसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मुझे सच्चा प्रेम करते हो? मैं नहीं मानती कि तुम मुझे प्रेम करते हो। तो बताओ ना, मुझे क्या करना है? तुम इसी तरह मोटरसाइकिल को चलाते हुए पीछे मेरे होठों को चूम कर दिखाओ, तब मानूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक, गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतारो। इच्छाओं की चिड़िया भी तो भीतर चहचहाती है। सब कुछ मन का तो नहीं हो जाता। मैं नहीं जानती मैंने ये सब क्यों किया। ना ही तो मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ और ना ही तुम मुझे नापसंद हो। फिर? और ये भी सच है कि सबसे पहले मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ।
हमें अपने इकलौते लड़के के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो दुनिया की सबसे अच्छी बहू हो, और हाँ, उसे ये बात कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बहू है पता ना हो। जिसे बोलना तो भले ही आता हो, मगर हो वो गूंगी। जी हाँ, जिसके दोनों पैर तो साबुत हो मगर हो वो लंगड़ी। हाँ, जिसके कान भले ही हो मगर उसे हमारे घर के लोगों की आवाज के अलावा बाहर की आवाज सुनाई ना दे और आंखें घर से बाहर देखने की इच्छा ही ना हो। जिसके पास डिग्रियां तो खूब हो लेकिन पढ़ी लिखी ना हो जरा भी। अरे ऐसी की बस उसे सब देखते रह जाए। और हमसे कहे कि अपने लड़के के लिए क्या बहू ढूंढ कर लाए हैं आप। जी हाँ, बोलना तो वो जानती ही ना, जिसकी पीठ पर नीले निशान उभरते ही ना हो, और चीखना तो उसे आता ही ना, और वो पिटते समय बिलकती नहीं, हंसती हो। क्या पता कल यही फांस तुम्हें बार बार गहरी नींद से उठाकर तुम्हारे बगल में सोते आदमी की जाति का कराए एहसास। मुझे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है, ना ही कोई अपराध बोध मेरे भीतर। उदास है आज। उस वक्त हम दोनों के अलावा कमरे में कोई और ना था। प्लेट से मूंगफली के दाने उठाकर मुंह में डालते हुए उसने मुझसे कहा, पैक बना और मेरा थोड़ा छोटा ही बना। मैंने कहा ना, घर चाहता है कि इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा जाए। सुनो, घर चाहता है इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा जाए। वो अपने घाव किसी को नहीं दिखाए।
दरअसल मैं उसकी देह को चाहता था गडेरी की तरह चूसना, उसको मुंह में भर शक्कर के दानों की तरह चाहता था चबाना। हाँ, जहां तक संभव हो अपने आप से भी नहीं किया जाए इसका जिक्र। उन दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। वे दोनों दफ्तर में काम करते थे और एक दूसरे के पास उपलब्ध समय के छोटे बड़े हिस्से वो आपस में बांटते आए थे। मगर इन दिनों दोनों ने बोला है, कोई नहीं भैया, वो दोनों अलग अलग आ ही नहीं सकते। और देखना, पार्टी में एक दूसरे से चिपके ही रहेंगे, खाएंगे साथ साथ, पिएंगे साथ साथ और तो और हंसेंगे भी साथ साथ। एक दूसरे का अभिवादन भी करेंगे तो साथ साथ। खूबी है, ऐसा लगता है जैसे लैला मजनू के बाद यही लोग पैदा हुए हैं। किसी दिन कोई लफड़ा हो गया ना, फिर संभाले नहीं संभलेगा। अपन तो भैया उसी दिन बात करेंगे सबसे, जिस दिन अपने को मजा आएगा और इनकी समझ में आएगा। एक स्त्री मेरे भीतर दीवार से पीठ टिकाए खड़ी है, उदास। वो हमेशा मेरे भीतर ही रहती है, भीतर ही खामोशी बिछाकर चुपचाप लेट जाती है। जितनी खामोश वो है, उतना ही खामोश चेहरा उसके भीतर लेता जा रहा है। आकार प्रेम सिवाय मूर्खता के कुछ भी नहीं है। हाँ, वो टेलीफोन पर उसके सामने ले आता है और कहता है कि देखो, तुम्हें मेरी कसम फोन मत रखना, मैं उतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। एक तुम ही तो हो जिसने मुझे समझा है अच्छी तरह। और दूसरी तरफ टेलीफोन की घंटी सुनकर नींद खुलती है उसकी, और दूसरी तरफ से उसका दोस्त कहता है, हेलो। हाँ भाई, हाँ हाँ बढ़िया, ठीक हूँ। हाँ, विवाह की 16वीं वर्षगांठ पर बधाई हो भाई। हाँ ओके, बाय बाय। अरे हाँ, मैं आश्चर्य से नहीं भरता और अपने दोस्त को देता हूं ढेर सा धन्यवाद। अपनी पत्नी को आवाज लगाता हूं और कहता हूं कि सुनो, अरे 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 सुनो, तुम्हें पता है आज क्या है? एक तुम ही हो जिसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये भी कोई भूलने वाला दिन है? हाँ, ये वाकई भूलने वाला दिन नहीं। यही तो एक दिन है, हम दोनों के बीच मिट्टी के बर्तन की तरह सौंदा नया निकोर, 14 की तुम और 18 के मेरे बीच। तब हम एक दूसरे के आगे, एक दूसरे के लिए दो अलग अलग दिन, बस। हाँ, ना तुम मेरी भाषा समझती थी और ना मैं। दोनों के भीतर बस एक वेग था जो बार बार टकरा कर रह जाता था। और इसकी मिठास मिश्री की तरह घुलती ही रहती थी लगातार। पत्नी ठीक कहती है, भला ये भी कोई भूलने वाला दिन है? हाँ, ये भूलने वाला दिन नहीं है। अरे यही तो एक दिन है जो हमें हमारी देहों का इतिहास उलट पुलट करने के लिए करता है तत्पर। Papi chulo,
हम वे पति हैं जिन्हें खूबसूरत पत्नियां नहीं मिली। हम में से कुछ की शादियां तो बिना लड़की देखे ही हुई। माँ बाप ने जाकर लड़की देखी, पसंद की और बैठा दिया हमें मंडप में ले जाकर। ना तो उन्होंने हमसे पूछा और ना ही हम उनसे लड़की देखने की कहपा। उस पर तुर्रा ये कि कोई माँ बाप अपने लड़कों के लिए क्या खराब लड़कियां पसंद करते हैं। लेकिन जब हमने पहली रात उठाए अपनी पत्नियों के चेहरे से घूंघट, तो महसूस कर रह गए अपनी खूबसूरती के कायल दिल। हम 2-2, 3-3 बच्चों के पिता होने के बाद आज भी पछताते हैं। हाँ, कि काश उस वक्त लड़की खुद जाकर देखने की जिद कर ली होती। और भैया, इसी कुंठा के कारण हम जहां मौका पाते हैं दूसरों की खूबसूरत पत्नियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाते हैं। हाय, दूसरों की पत्नियों को देखते हमारे मथुरे छोड़ने लगते ला, नसों में दौड़ने लगता है रक्त। हम उन्हें दौड़ाते ही रहते हैं अपनी आतृप्त इच्छाओं में लगातार। हमें खूबसूरत पत्नियां नहीं मिली, ये हमारा स्थायी दुख है। ये ऐसा राग है जिसे हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर हंसते हुए स्टेपनिया कहते हैं। जिनकी देहों के जल में हमारी कुंठाएं डुबकियां ले लेकर नहाती हैं और उसमें जमकर मचाती हैं उछल कूद। हाँ, जैसे कि रंगमहल आ गया हमारी मुट्ठियों में। पर भैया, इससे हमारी आदतें भी खराब हो गई हैं। हम हमेशा खूबसूरत औरतों की तलाश में जुटे रहते हैं और इसलिए हमें एक को छोड़कर दूसरी खूबसूरत पत्नियों को आकर्षण करने में नहीं होता किसी भी तरह का कोई भी संकोच। हमें खूबसूरत पत्नियां नहीं मिली, एक तो अन्याय हमारे साथ, और उस पर हमारी दौलत से भरी जेबें, हमारी कभी ना टूटने वाली पैंट की क्रीज, हमारे चमचमाते कुर्ते कोट, और उस पर ये हमारी अनाकर्षक बीवियां। अब हम ऐसे में खूबसूरत औरतों को ना फांसे तो क्या करें? हम में से हर कोई एक दूसरे का टाइपिस्ट की खूबसूरती को कनखियों से देखना या फिर उससे हंस हंस कर करना बातें नहीं कर पाता सहन। देखा जाए तो उस मामले में, और उससे भी ज्यादा जानने के मामले में। हाँ, जैसे दफ्तर के बाहर पूरी 12 खड़ी एक जैसी हैं। हम में से हर कोई उसकी और अपने साथियों की नजरें बचाकर उसके संतुलित अंगों की उत्तेजना को अपने अंगों में हरदम ना करता हो महसूस। क्यों साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपत्ति है आपको हमसे? आखिर आप हैं कौन, मुल्ला या काजी या कोई और जो आप लगे ही रहते हैं हमारे पीछे? टिकी ही रहती है हम पर आपकी निगाहें। घूम फिर कर अपनी बातों में आप हमें ले ही आते हैं। आप हैं जिनको हमसे ज्यादा आपत्तियां हैं। कहा जाए तो हमें लेकर आपत्तियों का भूले जैसा ढेर मौजूद है आपके भीतर। सोचता हूँ और पूरी बेशर्मी के साथ सोचता हूँ, अपने तन में नीचे गिरकर सोचता हूँ कि मैंने उसकी दिल की दुनिया में प्रवेश पाने के लिए अपने आप को उसके कदमों के आगे घास की तरह बिछा डाला और चाहा कि वो अपने खूबसूरत पैरों से उसे रौंदते हुए जितना दूर जा सकती है चली जाए। लेकिन बस एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूं। हमेशा के लिए उसकी होने से पहले सदा के लिए किसी और की भी थी मैं। कोरी नहीं हूं मैं, ना ही एकदम अनछुई। इससे पहले पुरुष के हाथों ने मुझे छुआ और ठीक ठीक छुआ। एक रसीले पुरुष ने कई बार मेरे अंतःपुर में किया है बड़े गौरव से प्रवेश। दरअसल
कुंवारेपन को मैंने अपनी उस पूंजी की तरह कभी माना ही नहीं, जिसे मुझे हर हाल में रखना था संभाल कर, और सौंपना था सिर्फ अपने पति के हाथों में। उसे मेरे बंधन की तरह नहीं, अपने हक की तरह लिया। मैं समझ ही नहीं पाई और इसकी बरसात अचानक पड़कर भीतर तक भिगो गई मुझे। मैं उन लड़कियों में से रही जो अक्सर इसी तरह इस बरसात में भीगकर जिंदगी भर गीला बनी रहती है, और जो बारिश में भीगे अपने इस बदन को कभी पोंछने की नहीं करती कोशिश। हमेशा के लिए होने से पहले आज एक बात जो मेरे हक में जाती है वो ये कि ऐसे कोई संकेत छूटते ही नहीं है। अगर ऐसे कोई चिन्ह मन के अलावा कहीं बचते तो पता नहीं मुझ जैसी ऐसी कितनी ही लड़कियां होती होंगी जो अपने बदन पर फेरते हुए पति का हाथ रोक के कहती, नहीं, जैसी तुम चाहते हो वैसी नहीं हूं मैं। उसकी लहराती हुई देह को अभी अभी बुरी तरह सौंध कर लौटा हूं मैं। वो जो एक दिन खुद पीछे चलकर आई थी, मेरे विस्तार में खुद को खोज रही है आज दिन खूब सताएगा उसे। बार बार अपने चेहरे को देखेगी आईने में, उंगलियों पर गिरेगी अपनी ऊँग, हर आहट पर चौंकेगी। महीने में 2-3 बार तो उसे याद दिलाना पड़ता है। कई बार तो अजीब सी बातें करती है, करती है तो साथ में बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है तो सुननी भी पड़ती है उसकी। वो उससे कहता, पकड़कर उसे बिठाता और कहता कि तुम मेरे सामने यूं ही बैठी रहो, और मैं अपनी निगाहें उन पर तब तक कड़ाए रहता जब तक कि वो उठकर वहां से चली नहीं जाती या अपने हाथों से उन्हें ढक नहीं लेती। वो उन अंतरंग क्षणों में उन दोनों को अपने हाथों से छिपा लेती है। वो उससे कहता कि देखो, ये मेरी अमानत है, मेरी खुशियां, इन्हें संभाल कर रखना। ऐसा नहीं कि वो भीतर से सूखी थी, या झरने नहीं फूटा था उसके भीतर, या फिर पानी ने शुरू नहीं किया था उसे परेशान करना, या उसे स्वप्न नहीं आते थे, या पसंद नहीं थे उसे गीत। वो भी सबकी तरह अकेले में देर तक खुद को निहारती और फिर लजाते हुए खुद को हाथों से ढांक लेती थी। किसी जरा सी बात पर होती थी वो द्रवित, कोई बात जरा से में भर देती थी उसकी आंखें। तुम अपने आप को समझते क्या हो? पीछे कमर को जोर से पकड़कर उसने पूछा। मैंने उत्तर दिया, तुम्हारा प्रेमी। नहीं, मुझे सच सच बताओ। कहा ना, तुम्हारा प्रेमी। मैंने दोहराया। कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं जानती हूँ मुझे बेहद प्यार करते हो। वे दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच कुछ ना कुछ घुटता रहता है, इसलिए मैं उन्हें मौसेरी बहनें कहता हूं। दरअसल उन्होंने एक दूसरे से ही जाना है कि रास्ते में कहां कहां ठोकरें बिछी है, और इन्हीं ठोकरों ने उन्हें एक दूसरे के प्रति बनाया है विश्वसनीय।
बाजी खेल रही हैं, रच रही हैं उसे दीवार पर। इस समय इनके घरों से आती लगातार पुकारती आवाजों को कोई समझाए नहीं कि सांझी सिर्फ खेल नहीं है। कोई उनसे कहे कि वो आए और पूजा के बाद नाचती गाती चने मुरमुरे बांटती हुई लड़कियों की खुशियों में झांक कर देखें। हाँ कि कितने मीठे हैं सांझी की देह पर जड़े मिट्टी के बतासे। बिटिया बड़े जतन से सिक्के जोड़ती है, कान से सटाकर देखती है, गुल्लक में बजाकर सिक्के खन खन करते। मैं एक खूबसूरत बेटी का पिता हूं। हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, फिर भी इस दुनिया में तमाम पिता हैं जिनकी बेटियां खूबसूरत हैं। और बेटी कैसी भी हो, अपने पिता को आती है खूबसूरत नजर। दरअसल उन तमाम पिताओं की तरह मेरा भी भय यह है कि मैं भी एक खूबसूरत बेटी का पिता हूं और मेरी बेटी की खूबसूरती चुपती हुई है। और क्योंकि मैं उसका पिता हूं, इसलिए तमाम बातें ऐसी हैं मैं जो नहीं कर सकता उसकी जिंदगी के सबसे विस्फोटक 15 साल में। मैं अपनी बेटी को समझाना चाहता हूं, बहुत कच्ची उम्र है ये, और यही उम्र है जब देह पर कच्चापन उसी तरह चमकता है जैसे पेड़ पर लटकी अमियों पर गाढ़ा हरापन। हालांकि ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को समझाना चाहता हूं कि जितना हो सके अपने आप को उन नजरों से बचाने की कोशिश करें जो इसी उम्र को भेदती हैं अपनी तीखी निगाहों से और नहीं छोड़ती पीछा कहीं भी। दरअसल उन खूबसूरत बेटियों के पिताओं से थोड़ा पिता हटकर मानता हूं मैं खुद को। मैं जानता हूं वो लड़की है तो चाहेगी भी किसी को, किसी से प्रेम भी करेगी। और दुनिया का कोई भी पिता अपनी बच्ची को प्रेम करने से नहीं रोक सकता। और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी से प्रेम नहीं करे। उसके भीतर की गुलाबी दीवार पर चिपके किसी भी चित्र को नहीं देख सकता और नहीं रोक सकता उसे किसी भी उम्र में करने से प्रेम के लिए क्या 15 और क्या 25। दरअसल मैं अपनी बेटी को समझाना चाहता हूँ कि वो प्रेम करे थोड़ा रुक कर। प्रेम करने की सही उम्र नहीं है ये। हालांकि देखा जाए तो यही उम्र है जिसमें सबसे अधिक होती है प्रेम की गति। हाँ, और इसी उम्र में कुएं की देर से निकलकर जल मेड़ की चारों तरफ बगड़ता है और मन की कोमल चिड़िया अपनी चोंच में आकाश से सबसे बड़ा तारा उठा लाती है। दरअसल मैं अपनी बच्ची को समझाना चाहता हूं कि वो जल्दबाजी में नहीं, संभल कर करे प्रेम, नमक के साथ चखे इसकी खुशबू को, और कुछ इस तरह अपनी जिंदगी में रोक ले कि जिंदगी भर उसमें बसती रहे। मैं ये नहीं चाहता कि वो इस पागलपन को अपने ऊपर होने दे हावी। लेकिन प्रेम के लिए इस जरूरी पागलपन को वो नकारे भी नहीं पूरी तरीके से। प्रेम की तीव्रता एकांत चाहती है और वो प्रेमावी व्यक्ति से देहावी व्यक्ति की ओर बढ़ती है। मैं नहीं कहता कि प्रेम अमूल्य चीज। दरअसल एक का बचना ही प्रेम का बचना। हाँ, प्रेम बचा रहता है तो देह भी बची रहती है अपने विश्वास में। और सिर्फ भय ही नहीं है खूबसूरत बेटी के पिता होने का। जो उल्लास होना चाहिए मेरे भीतर, वो मेरे भीतर है और दोगुना है। फिर भी मेरी चिंता में मेरी बेटी की खूबसूरती शामिल है और शामिल है ये दृढ़ता, यदि इस सबके बावजूद भी गलती होती हो तो हो जाए। उसके पीछे उसे सुधारने के लिए खड़ा हूं मैं तक। बिटिया बड़ी हो चुकी है, ब्याह हो चुका है, जा चुकी है अपने
खैर, कहाँ आ पाती है? हाँ, चिट्ठियां आती हैं। चिट्ठियां आती हैं तो यादें आती हैं। पापा! या